हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 16 अगस्त और हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या करंट अफेयर्स अवेलेबल थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो प्रीलिम्स होती है जिसमें पेपर 1 है उससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। पहली ये न्यूज़ अवेलेबल थी जहां पीएम कुसुम के बारे में बात की गई है। तो गवर्नमेंट सोच रही है पीएम कुसुम को डिजिटली से बूस्ट की जाए। तो अब हम समझते हैं ये स्कीम को। तो पीएम कुसुम स्कीम फुल फॉर्म क्या है कुसुम स्कीम की? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान। तो ये पूरी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि पीएम कुसुम से तो ये स्कीम फेमस है ही, पर ये पीएम कुसुम ना करके ये आपको ये पूरी स्टेटमेंट करके यूपीएससी पूछ सकती है। तो लॉन्च कब हुई थी? तो 2019 में। अभी इसकी एम क्या है, ये क्यों लाई गई ये स्कीम? ताकि इनकम जो है फार्मर की वो बढ़े और उन्हें सोर्स इरिगेशन यानी सिंचाई की सोर्स एक मिल पाए। और जो डीजल यूज़ होती है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, चाहे वो इरिगेशन हो, राइट, तो उन सब में डीजल की यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में कम की जाए। ठीक है, इसके लिए ये लाई गई है। तो इनकम बढ़ानी है, इरिगेशन की सोर्स देनी है। कैसे इरिगेशन की सोर्स देगी? तो सोलर इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करके। ठीक है, और जब सोलर सिस्टम लगी जाएगी, सोलर से जब पावर या इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो ही रही है तो डीजल की क्या कम है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये डीजल की जो यूटिलाइजेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसे भी ये कम करेगी। अब ये स्कीम में 60% जो सब्सिडी रहेगी, टोटल जो कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट की, उसे सब्सिडाइज करेगी गवर्नमेंट। 30% जो रहेगी कॉस्ट ये प्रोजेक्ट की, इसे गवर्नमेंट जो है इसे लोन के तौर पे कन्वर्ट कर देगी। और जो 10% रहेगी जो कॉस्ट प्रोजेक्ट की आएगी, उसे ही सिर्फ फार्मर्स को पे करनी है। ठीक है, तो सोलर पैनल लगेगी, राइट, उसके बाद ही सोलर इलेक्ट्रिसिटी से वो पंप वगैरह यूटिलाइज कर पाएंगे जिससे वो इरिगेशन कर पाएंगे, राइट। तो फार्मर जो है अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट, तो वो सेल करके भी पैसे जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किनके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है वही इम्प्लीमेंट कर रही है पीएम कुसुम स्कीम को। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है तो वो हम समझ लेते हैं। डिक्रीज इन डिपेंडेंस ऑन डीजल फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो डीजल की जो डिपेंडेंसी है इसे कम करने की कोशिश की जा रही है इरिगेशन में जो यूज़ होती है डीजल्स, राइट। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इरिगेशन बाय यूज़ ऑफ सोलर पंप्स, राइट। तो अब डीजल कोई भी इंडिविजुअल खरीदते हैं, राइट, या कि डीजल पंप अगर किसी से उधार में लेते फार्मर्स तो उन्हें उनके बिहाफ पे पैसे देनी होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट जो है इरिगेशन की इसे भी कम की जा रही है। कैसे? तो सोलर पंप से। प्रोवाइड वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी टू फार्मर्स। तो ये बात सही है, एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि अब उन्हें डीजल तो लेनी है नहीं, राइट। तो सोलर क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए अलग से कुछ मेहनत करनी है नहीं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी फार्मर्स को मिल रही है। साथ साथ में वाटर भी प्रोवाइड होगी क्योंकि अब सोलर पैनल से सोलर पंप्स यूज़ करेंगे, राइट, फार्मर्स। तो सोलर पंप से क्या आएगी? तो वाटर उन्हें इजीली अवेलेबल रहेगी। और रिड्यूस पोल्यूशन। तो डीजल की यूजेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोल्यूशन रहेगी उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगी। तो ये इसकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स पे भी यूपीएससी क्वेश्चन स्कीम्स में पूछती है तो हमें पता होनी चाहिए। अब पीएम कुसुम की 3 कंपोनेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। तो ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। तो ए कंपोनेंट में क्या है? तो 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है। कैसे? तो स्मॉल सोलर पावर प्लांट से। ठीक है, और इंडिविजुअल प्लांट में की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? तो अप टू 2 मेगावाट्स होनी चाहिए। तो याद रखेंगे आप इसे। कंपोनेंट बी में क्या है कि 20 लाख सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स को इंस्टॉल करनी है। और कंपोनेंट 3 सी में क्या है कि सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। तो 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज करनी है। तो ये इसके कंपोनेंट है। या तो यूपीएससी आपसे पूछे ऑब्जेक्ट, या तो आपसे पूछे ये बेसिक चीज़ें, ठीक है, या आपसे पूछे कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट, तो ये तीनों आपको रखनी है अच्छे से याद। ठीक है, कुसुम पे तो यूपीएससी ने नहीं पूछा है अभी तक, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सेंटर सोच रही है भी कि एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम को लाए ताकि
जो पेस्ट मैनेजमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये किसके द्वारा जनरली बात रखी गई है, तो ये ICAR के द्वारा ये बात रखी गई है। ठीक है, तो ICAR के बारे में हम अब समझेंगे। तो ICAR वैसे है क्या, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो अब हम उसे समझेंगे। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, अब ये ऑटोनॉमस बॉडी है, याद रखनी है, जो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे बड़ी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च में काम करती है। अब ये जो भी इन चीज़ों में काम करेगी तो अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करेगी, राइट। तो वो किसे रिपोर्ट करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को ये रिपोर्ट करती है। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे इसे इसे सर्व करते हैं। तो आपको याद रखनी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को हेड करते हैं। तो इसकी प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसकी प्रेसिडेंट है, और स्टेट नहीं यूनियन, अच्छे से याद रखनी है। ये लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पूरी वर्ल्ड में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, लार्जेस्ट है। इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1929 में हुई है। तो ऑरिजिनेशन आप देख सकते हैं, ब्रिटिश एरा के टाइम में ये हुई थी इस्टेब्लिश। और कौन से कमीशन के तहत हुई थी, तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो लाई गई थी 1929 में, उसी के बेसिस पे ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इस्टेब्लिश की गई है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये एपेक्स बॉडी है, कोऑर्डिनेट करती है, गाइडिंग करती है, राइट, मैनेज करती है रिसर्च एजुकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ठीक है, तो एपेक्स बॉडी भी है। अब ये हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेस, ठीक है, इंटायर कंट्री में जो है ये सारी, ठीक है, तो इन सेक्टर्स को भी ये मैनेज करती है। ठीक है, कैसे, तो रिसर्च और एजुकेशन में गाइड करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई है, ठीक है, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है न्यू दिल्ली के, उन्होंने कुछ बात करी है कि जॉब्स पे ध्यान हमें देना चाहिए और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। तो ठीक है, ये अच्छी बात इन्होंने करी है, पर ये तो डायरेक्टली एग्जाम में आएगी नहीं। यहाँ मेंशन है क्या, G20 समिट के बारे में, तो हमें G20 के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब G20 या ग्रुप ऑफ 20 क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। ठीक है, फोरम है, आपको याद रखनी है, बॉडी नहीं है ये। ठीक है, काम क्या करती है, तो मेजर जो इश्यूज हैं, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हो या इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों पे ये काम करती है। अब G20 जो है ये कंपोजिशन है मोस्टली जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनकी। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी रिलायब मीन्स रिसाउंड हो, काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, वही इस बॉडी के अंदर है। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी होगी कि अराउंड 80% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ये कवर करती है। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को ये कवर करती है। 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को ये कवर करती है, और 60% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया को ये कवर करती है। तो यूपीएससी स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकती है कि 60% वर्ल्ड लैंड एरिया की जगह पे यहाँ 80% कर सकती है, राइट, या 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन से यहाँ पे लिखी हुई है, पर इसको 1/3 पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन कर सकती है। तो ऐसे फैक्ट्स में यूपीएससी चेंज करती हैं चीज़ें, तो कर सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। G20 को फाउंड कब किया गया था, तो 1999 में। ठीक है, तो तो उस टाइम इसे फाउंड किया गया था। ठीक है, और किसकी रिस्पांस में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई थी वर्ल्ड 1999 में, उसी के रिस्पांस में इसे बनाई गई थी। अब इन आपको पता होगा कि 2023 में न्यू दिल्ली में इसकी समिट हुई थी, जिसे इंडिया ने होस्ट किया था, राइट। तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, और एज ऑफ देयर आर 21 मेंबर्स इन द ग्रुप, तो 21 मेंबर्स अभी हैं ग्रुप में। अब देखिए 21 मेंबर्स है, तो सारी तो यूपीएससी आपसे पूछने नहीं जा रही है, ना ही पॉसिबल है आपके लिए कि आप टोटल 21 मेंबर्स को याद रखें। ठीक है, कुछ कुछ मेजर्स जो कंट्री हैं आप उसे याद रखें, और एडिशनल मैं बता देता हूँ क्या याद रखनी है। तो रशिया आपको याद रखनी है, जर्मनी, इंडिया आपको याद रखनी है, ठीक है, साउथ कोरिया आपको याद रखनी है, सऊदी अरेबिया,
टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और इसमें क्या याद रखनी है आपको कि पाकिस्तान इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है। और ईरान इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है। इसराइल इसकी मेंबर नहीं है। ये जो कुछ कुछ फेमस कंट्रीज है वो सारी इनकी मेंबर्स नहीं है, तो वैसे आपको याद रखनी होगी, पूछ सकती है। अब मेंबर्स पे तो यूपीएससी नहीं पूछेगी, पर आपसे पूछ सकती है कि पाकिस्तान भी इसकी मेंबर है, राइट। इंडिया, पाकिस्तान और ईरान इसकी मेंबर है, राइट। तो वैसे स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो आपको ध्यान देना है। कुछ गेस्ट इनवाइटीज भी हैं इसमें, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और आसियान। G20 डज नॉट हैव एनी परमानेंट सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर्स, याद रखनी है। G20 के कहीं भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स नहीं है। स्टेटमेंट में पूछ सकती है यूपीएससी कि इसकी हेडक्वार्टर्स लंदन में लोकेटेड है, राइट। तो या कहीं और, तो वैसे कंफ्यूज आपको कर सकती है। इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये ग्रुप 2 में है। G20 जो बॉडी है, जो फोरम है, इसके अंदर याद रखनी है। ग्रुप 2 में है इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि इंडिया ग्रुप 1 में है, ऐसा करके पूछ सकती है, राइट। तो ये ग्रुप 2 में है G20 की, आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे न्यूज़ में। तो इंडिपेंडेंस डे में फार्मर ने थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट की एमएसपी डिमांड को लेकर, ठीक है। तो फार्मर्स का क्या कहना है कि ये जो डिमांड्स हैं इसे लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसी पे न्यूज़ थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एमएसपी को समझना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, इट इज़ अ मिनिमम प्राइस फॉर सेलेक्टेड क्रॉप्स रेज्ड इन खरीफ एंड राबी सीजन। तो 2 सीज़न के लिए एमएसपी प्राइस सेलेक्ट की गई है, किसके किसके लिए, तो खरीफ और राबी सीजन के लिए। इट इज़ जनरली अनाउंस बिफोर द सोइंग एंड प्लांटिंग सीजन। तो जो पर्टिकुलर क्रॉप्स है उसकी रोपाई और कटाई से पहले इसे अनाउंस की जाती है, ठीक है। 2 बार की जाती है ईयर में, याद रखनी है आपको। इट इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एम is to safeguard the farmer to a minimum profit for the harvest while at the same time increasing food security। तो 2 पर्पस है एमएसपी की, एक तो गवर्नमेंट फार्मर्स को मिनिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करना, ठीक है, इनकम प्रोवाइड करना, साथ साथ जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, उसे भी इंक्रीज करना। एमएसपी सबसे पहले लाई गई थी, क्यों, तो लाई गई थी ताकि फार्मर्स अडॉप्ट कर पाए टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए ये एमएसपी को लाई गई थी, ताकि वो फार्मर्स अपनी जो इनकम है उसे इंक्रीज कर पाए, ठीक है। अब कब किस दौरान ये लाई गई थी, तो 1960 के तहत लाई गई थी, राइट। फिर बाद में 2020 के तहत, मतलब 2000 के आसपास इसे, ये पर्टिकुलर एमएसपी को फार्मर की इनकम पे तौर पे, मार्केट इंटरवेंशन के तौर पे इसे इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए एमएसपी लाई गई थी, बाद में इसे फार्मर की इनकम के लिए इसे चेंज कर दिया गया। एमएसपी डिक्लेयर होती है 2 बार पूरी ईयर में, याद रखनी है। एमएसपी को फिक्स कौन करता है, तो एमएसपी फिक्स होती है कैसे, तो एक बॉडी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कमीशन, ये जो बॉडी है, यही रिकमेंड करती है एमएसपी कि क्या रेट्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग विच इज़ एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर प्राइसिंग पॉलिसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी में है, यानी ये सिर्फ एडवाइस देगी, ठीक है, बाइंडिंग नहीं रहेगी इसकी, जो भी रिकमेंडेशन रहेगी, ठीक है। और ये किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। तो याद रखना है कि रिकमेंडेशन कौन देती है एमएसपी की, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब जितने भी रिकमेंडेशन ये देती है सीएसीपी, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी सारी रिकमेंडेशन को अडॉप्ट कर ली जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो सिर्फ ये एडवाइज ही करती है। कभी कभी पूरी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट मान लेती है, कभी कभी कुछ रिकमेंडेशन मान लेती है, ठीक है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, तो ये 2 बॉडीज़ हैं, एफसीआई और एनएएफईडी, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये दोनों बॉडी हैं जो एमएसपी को स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये है, ठीक है। रिकमेंडेशन कौन देता है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। अब 23 कमोडिटीज़ हैं जिन पे एमएसपी रिलीज होती है, ठीक है, जो
कवर करती है एमएसपी इन्हें, और इंक्लूडिंग एफआरपी ऑफ शुगर केन। अब कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं उसे हम समझ लेते हैं। तो सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयलसीड है, कमर्शियल क्रॉप्स है। तो सीरियल्स में क्या क्या है, तो पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पेरल, मिलेट, बार्ले, रागी, ठीक है। पल्सेस में क्या क्या है, तो चिकपी, ग्राम या ग्रामी, तूर, मूंग, उड़द, लिंटल। ऑयल सीड्स के अंदर क्या क्या है, तो पीनट, रेपसीड, सोयाबीन, सिसमे, सनफ्लावर, सैफलावर और नाइजर सीड्स। कमर्शियल क्रॉप्स में क्या क्या है, तो कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉ जूट। तो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि ये जो बेसिक डिटेल्स है इस पे यूपीएससी पूछे या ना पूछे आपसे पूछ सकती है कि सीरियल्स में कौन कौन सी कवर है एमएसपी के अंदर, या पल्सेस में कौन कौन कवर है सी आप, ठीक है, या ऑयल सीड में कौन कौन सी कवर है एमएसपी के अंदर, तो ऐसे पूछ सकती है। ये कमर्शियल जो क्रॉप्स नीचे देख रहे हैं, कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉ, तो इसके बारे में इंडिविजुअली यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। रॉ के बारे में कौन सी स्टेट में होती है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए। कॉटन के बारे में भी पूछी है, ठीक है। कोपरा के बारे में नहीं पूछी है। शुगर केन, कोपरा, ये दोनों के बारे में आप ज़रूर, या दोनों के क्या बारे में, तीनों चारों जो हैं, कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉजूट, इंडिविजुअली आप इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में देखें कि क्या क्लाइमेट कंडीशन होनी चाहिए इनकी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट में होती हैं, कौन कंट्री लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा कहाँ से ये किसे इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट तो नहीं होती है, एक्सपोर्ट कौन कौन सी लार्जेस्ट कंट्रीज को होती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख लें। अब हर थोड़ी सी जानकारी हम देखते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यही रिस्पॉन्सिबल है एमएसपी की प्राइस को फिक्स करने में और इसे अनाउंस करने में, ठीक है। तो इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे चेयर कौन कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं चेयर। यही रिस्पॉन्सिबल है, अनाउंस करती है यही पर्टिकुलर कमिटी एमएसपी को, ठीक है, इंडिया में। तो याद रखनी है आपको। तो एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं इसे, ठीक है। एमएसपी के बारे में कौन बताता है, रिकमेंडेशन कौन देता है कि इतनी एमएसपी फिक्स होनी चाहिए, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। अब एमएसपी को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अब एमएसपी को कौन अनाउंस कर रहा है कि इतनी ही एमएसपी होनी चाहिए, वो कर रही है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे चेयर करती है प्राइम मिनिस्टर। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। एक छोटी सी न्यूज़ कवर थी जिसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ समय से, ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट वापस उन्हें मिल सके। तो कुछ इंडिविजुअल थे जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिली थी, जो नामदफा नेशनल पार्क है और जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, ठीक है। तो उनकी ही एम्प्लॉयमेंट हटा दी गई थी, इसलिए ये प्रोटेस्ट चल रही थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। और थोड़ी सी टाइगर्स के बारे में देखेंगे और टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देखेंगे। है तो बहुत छोटी सी ये न्यूज़, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नामदफा नेशनल पार्क को देखते हैं। नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं, इससे पहले भी न्यूज़ में थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया करा था, राइट। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसे। तो लोकेटेड कहाँ है नामदफा नेशनल पार्क, तो अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये लोकेटेड। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ईस्टर्न हिमालय रीजन में, तो उसकी ये पार्ट भी है, याद रखनी है। फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया में है, तो चौथी सबसे बड़ी नेशनल पार्क इंडिया में, इसे भी आपको याद रखनी है। नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछती है इसलिए मैंने ये कवर कर दिया है, ठीक है। चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट में है ये लोकेटेड, नियर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार की जो बॉर्डर है उसके नियर बाई में ये नेशनल पार्क है। अब ये लोकेटेड है बिटवीन डाम्फा बम रेंज ऑफ मिशमी हिल एंड पटकई रेंज। तो पटकई और रेंज और मिशमी हिल के बीच में एक रेंज है डाम्फा बम रेंज, वहीं पे ये लोकेटेड है, आपको याद रखनी है ये, ठीक है। इट इज़ क्रॉस्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट ये क्रॉस होती है एक रिवर इस नेशनल पार्क में, कौन सी, तो नाव दिहांग रिवर, ठीक है। तो नाव दिहांग रिवर इसमें बहती है या क्रॉस करती है इसे, ये आपको याद रखना है।
अब ये फेमस नामदफा नेशनल पार्क क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि यहाँ नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल मिलती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फ्लाइंग स्क्वेरल है ये। जो फ्लाइंग स्क्वेरल है ये एंडेमिक है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये एंडेमिक है, और इसके अलावा कोई अदर स्टेट में ये नहीं मिलती है। इसकी आईसीएन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, याद रखनी है। और फेमस नामदफा नेशनल पार्क नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल्स के लिए ही है बेसिकली। और भी चीज़ें हैं फेमस, आगे मैं आपको स्लाइड में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि ढोल, ये एक डॉग टाइप की ब्रीड है। ठीक है, मलायन सन बेयर के लिए भी ये फेमस है नेशनल पार्क, इंडियन वुल्फ के लिए भी, एशियाटिक ब्लैक बियर के लिए भी, और ये रेड पांडा जो पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड हुआ करती थी। ठीक है, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हलॉक गिबन्स इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल, ढोल या मलायन सन बेयर, इंडियन वुल्फ, एशियाटिक ब्लैक बियर, रेड पांडा, हॉलॉक गिबन, इन सब के लिए फेमस है नामदफा नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक मूवमेंट थी जो इंडिया के द्वारा इनिशिएट की गई थी। राइट, क्यों की गई थी? ताकि वो जो टाइगर हैं जिनकी स्टेटस इंडेंजर्ड है एशियन में, इसे वो कंजर्व कर पाए। ये प्रोजेक्ट कब लाई गई थी? तो 1973 में। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। ये प्रोजेक्ट जो थी ये पर्टिकुलरली क्यों इनिशिएट की गई थी? तो बंगाल जो टाइगर्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब 2005 में ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी फॉर्म की गई थी, जो एडमिनिस्टर करती है टाइगर रिजर्व्स को, जो भी इंडिया में है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा जिन्हें सेटअप किया गया था। तो 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आई थी, याद रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसे लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, ये भी याद रखनी है। कुछ और बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर्स की अगर बात की जाए टाइगर्स की, कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टाइगर कौन सी स्टेट में नंबर्स के टर्म्स में मिलती है? तो मध्य प्रदेश में। अब नेशनल पार्क जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी है इंडिया में? तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, तो याद रखनी है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अगर पूछती है यूपीएससी स्टेटमेंट में तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। राइट, और बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, ये सबसे छोटी टाइगर रिजर्व है इंडिया में, ये आपको याद रखनी है। ये एडिशनली आपके लिए कवर कर दिया ताकि अगर टर्म्स में लार्जेस्ट नंबर्स में पूछे या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है नेशनल पार्क में वैसे पूछे, या लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व पूछे, या स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व पूछे, तो वैसे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये डेंगू के बारे में एक आर्टिकल आई हुई थी। ठीक है, कि डेंगू की जो मच्छर है यानी मस्कीटोज हैं, उनमें वुल्वबैचिया ये बैक्टीरिया है, इनसे ये मस्कीटोज इन्फेक्टेड भी हो रही हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो इसलिए ये आई हुई थी। और यहाँ ग्राफ आप देख पा रहे हैं 2000 से लेके 2020 तक एकदम पीक पे है अभी डेंगू, बहुत ज़्यादा इसकी केसेस बढ़ी हुई है। ये डिक्लाइनिंग स्टेज में नहीं है, अभी इंक्रीज स्टेज में आप देख पा रहे हैं। थोड़ी सी हम देखते जानकारी डेंगू के बारे में। तो डेंगू फीवर क्या है? तो मस्कीटो ब्रोन डिजीज़ है, यानी मस्कीटो के बाइट होने से जो डिजीज़ इंड्यूस हो रही है ह्यूमन बॉडी में, उसे बोलते हैं मस्कीटो ब्रोन डिजीज़। ठीक है, ये कॉज कैसे होती है? तो डेंगू वायरस से। जो प्रिवेलेंट कहाँ है? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। याद रखनी है इसे, यूपीएससी बोल सकती है कि सिर्फ ये ट्रॉपिकल एरिया में ही प्रोमिनेंट है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी अब ये प्रिवेलेंट है। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में। तो सीवियर डेंगू केसेस में क्या होती है कि ब्लीडिंग होने लगती है स्टार्ट। ठीक है, ब्लड की लेवल कम होती जाती है, ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं ये भी कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लड प्लाज्मा लीकेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और डेंजरसली क्या है कि लो ब्लड प्रेशर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अल्टीमेटली डेथ भी इंडिविजुअल की हो जाती है। ठीक है, सिम्टम्स जो है डेंगू की वो सेम रिजेंबल करते हैं मलेरिया हो, इन्फ्लुएंजा और जीका वायरस हो, उन्हीं के जैसे। ठीक है, अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डेंगू की अवेलेबल नहीं है, आपको याद रखनी है। जनरली जो पेन किलर्स है वही सारी चीज़ें दे के इंडिविजुअल को या अच्छे से रेस्ट देकर उन्हें क्योर किया जाता है। डेंगू इज स्प्रेडेड बाय फीमेल्स मस्कीटोज एंडिस अगैप्टी। तो एंडिस अगैप्टी जो फीमेल मस्कीटोज हैं, मच्छर है, इन्हीं से डेंगू स्प्रेड होती है। A pregnant woman who develops dengue is at higher risk of miscarriage, low birth weight.
सॉरी लो बर्थ वेट एंड प्रीमेचर बर्थ, ठीक है। तो कोई इंडिविजुअल अगर है, कोई वीमेन है जिसे डेंगू हो जा रही है प्रेगनेंसी में, राइट, तो मिसकैरेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। जो बर्थ होगी वो लो वेट भी हो सकती है इन्फेंट की, और प्रीमेचर बर्थ भी हो सकती है, तो याद रखना ये एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। अब वुल्वैचिया क्या है, तो ये बैक्टीरिया है जो इन्फेक्ट करती है इंसेक्ट्स को एज अ पैरासाइट। याद रखनी है, वुल्वैचिया के बारे में पूछी यूपीएससी की, वुल्वैचिया देखी गई है रिसेंटली न्यूज़ में, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये बैक्टीरिया है। अगर डेंगू के बारे में ना पूछे तो ये वुल्वैचिया के बारे में पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए। अभी डेंगू, निपा वायरस, जिका वायरस, मलेरिया, ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पता नहीं क्यों। तो इन सब को आपको अच्छे से ही एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके जानी है, चांसेस हो सकती है कि यूपीएससी पूछे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।